बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बड़ी डेवलपमेंट आई है। 6 जजों ने ख़त लिखा है। ख़त हरासा करने से मुतालिक है, धमकियाँ देने से मुतालिक है, बेडरूम में कैमरे लगाने से मुतालिक है और ख़त में संगीन इल्ज़ामात हैं जो कि 6 मुअज़्ज़ज़ मोतबर जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आयद किए हैं। उसके हवाले से आज डेवलपमेंट ये है कि मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा है कि इस मामले पे एक रुकनी जो जज साहब हैं उन पे मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाएगा। अब इस कमीशन के TORs तय करने हैं, रिटायर्ड जज होंगे, दायरा कार क्या होगा, दायरा इख्तियार क्या होगा, इन इल्ज़ामात के सबूत होंगे नहीं होंगे, साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि उन TORs के बाद ही पता चलेंगे जो कि हुकूमत तय करेगी। क्या इसको बाय द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया है। वो ये कहते हैं कि हाज़िर सर्विस जो जज हैं वो इस मामले की तहकीकात करें जो अब तक की इत्तलात हैं। इसके हवाले से बहरहाल बात करेंगे। एक इंदिया या इशारा जो कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज दिया है वो ये कहा है कि मिसकॉन्डक्ट में भी ये मामला जो है वो जजों का देखा जाएगा। इतने संगीन इल्ज़ामात के बाद क्या आप इसको मिसकॉन्डक्ट में भी ला सकते हैं? इस मामले के ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी तरह से प्रोग्राम के चूँकि 2 हिस्से हैं, इस मामले पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी, उनका भी जलसा होने वाला है 6 अप्रैल को। उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामलात हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला है, दीगर मामलात हैं, उस पर क्या है उस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ होंगे और हम राब्ता करेंगे अगले हिस्से में प्रोग्राम के इरफान सिद्दीकी साहब से जो कि सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और सीनियर रहनुमा भी हैं, उनके साथ। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम शेर अफजल साहब से करते हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं। मरवत साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो कमीशन का मामला है ये डील हो पाएगा? ये कमीशन पे आपकी राय क्या है? बतौर जमात आपकी राय क्या है? बतौर लीडर आपकी राय क्या है इस मामले के ऊपर? बहुत शुक्रिया। 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से ये ख़त पाकिस्तान की आईनी, कानूनी और अदालती तारीख़ में अपनी मिसाल एक आप हैं। ये एक तारीख़ रकम हुई है कि एक ही हाई कोर्ट के 6 जज मुश्तरका तौर पे सेम व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। और इस ख़त में 3-4 चीज़ें हैं। एक तो अपने साथ होने वाले जो ज़्यादती हैं उनका इर्तिकाब करने वालों की शनाख्त कर रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं। दूसरी बात, किस हद तक उनको उलझाया गया, उनके कंडक्ट या को मुतासर करने या इन्फ्लुएंस करने के लिए किस तरह इम्पेडिमेंट्स क्रिएट की गई, बैनुई अगवा हुआ, कैमरे लगाए गए वगैरह वगैरह। और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र इसमें नहीं भी हुआ है लेकिन हवाले दिए गए हैं कि माता जज साहिबान पे क्या गुजरी है। तीसरी बात यह है कि इसमें इन्होंने ये भी इज़हार किया है कि हम वक्तन फ़वक्तन साल 1.5 साल से अपनी मुश्किलात का जिक्र चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस जो उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे उनके नोटिस में हम ये लाते रहे हैं। और जो सबसे अहम बात इस लेटर में है वो ये है कि ये सारे 6 जज सर्विंग जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं और इनका बुनियादी काम पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये अपने बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का रोना रो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। ठीक बात है। अब जो तारड़ साहब ने कहा है कि हम एक रुकनी रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, ये जो इल्ज़ामात हैं और इस लेटर में 3 दफ़ा जिक्र भी हुआ है, इल्ज़ामात हैं एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़। और ऑब्वियसली एग्जेक्टिव ब्रांच ही ये सारा काम कर रही है इन जज साहब। अच्छा, इसमें मरवत साहब जो एक इल्ज़ाम है वो 2023 की फरवरी में जब उनको वो कहते हैं घर बदला जज साहब ने तो उनको वो कैमरे नज़र आए। इसका मतलब ये है कि वो कैमरे पुराने लगे होंगे जिसका इशारा आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दिया कि पिछले रजीम के अंदर वो इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं या इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं।
तो ये मामला उधर भी जाता दिखाई दे रहा है। और मुझे उन जज साहब का भी इल्म है। मेरा सवाल मुकम्मल हो जाए। जो पिछला था मामला, उसके अंदर आपने देखा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का, उस वक्त के जनरल फैज़ का मामला ये एक सामने है सबके। तो क्या ये सब जमातें, यानी अगर PMLN आज कह रही है गलत है, तो कल आप कह रहे थे कि गलत इल्ज़ामात हैं जो कि जज साहिबान लगा रहे हैं, ये मीठा मीठा हप हप क्यों होता है? नहीं, आसान सा है ना, 2018 से इसको TORs कर दें। हाँ, 2018 से कर दें। अगर पहले भी किसी ने जज साहिबान की सर्विलेंस की है तो पहले भी जुर्म का इर्तिकाब हुआ है और उनकी भी शनाख्त होनी चाहिए, लेकिन करने वाले एक ही है, चाहे पहले हो या आपके हो। एक बात में जो अभी तारड़ साहब ने कही है ना, ये इल्ज़ामात है एग्जेक्टिव के खिलाफ, और एग्जेक्टिव खुद ही उसमें इंक्वायरी बन रही है, अनाउंस कर रही है कि हम एक रिटायर्ड जज को इंक्वायरी कमीशन जो है वो मुकर्रर करेंगे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत। जो 6 सिटिंग जज साहिबान हैं एक हाई कोर्ट के, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहते हैं एक रिटायर्ड जज से, यानी कि रिटायर्ड जज ये तयन करेगा कि ये फ़लाँ लोग हैं, इन्होंने फ़लाँ अफ़आल का इर्तिकाब किया है। रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं, चाहे कमीशन के हेड हो या चाहे घरों में हो, उनको प्रैक्टिकली अपने ख़ानदान में नवासों और पोतों के ख़त्नों के फंक्शन पे भी नहीं बुलाते हैं। ये होम्योपैथिक एक इन्होंने ट्रीटमेंट सजेस्ट की। मगर बरवत साहब, इसकी तो प्रेसिडेंट्स मौजूद है ना। नासिरुल मुल्क साहब का जब बना था तो वो भी रिटायर्ड जज थे। वो आपकी उस वक्त 2013 में तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था और वो बनाया था उनका। तो अभी भी तो रिटायर्ड, और रिटायर्ड जज क्यों नहीं, उनके इख्तियारात तो वही होंगे। TORs पे आप एतराज़ कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कन्वेंशन की बजाय कमीशन ही इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? वाई कन्वेंशन? मैं आपको अर्ज करूँ ना, इल्ज़ाम लगाया है एग्जेक्टिव के खिलाफ, तो एग्जेक्टिव क्यों कर अपने खिलाफ वो इंक्वायरी कर सकती है? ये कानून के मुनाफी है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इतने संगीन नवीयत के इल्ज़ामात के बाद जब एक अलहदा पिलर है रियासत का अदलिया की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात जो एग्जेक्टिव के खिलाफ है, वो एग्जेक्टिव खुद ही कमीशन मुकर्रर करके TOR वे करके कराएगी। ये बुनियादी इंसाफ और कानून के कवायद से इनहराफ है। सर एक और सवाल, मुझे ठीक है आपकी ये बात जो है, आपका ये पार्टी का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना। हाँ। काजी फाइज ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना केस में जब रिव्यूज़ दाखिल हुई तो साथ ही हुकूमत ने जो है यही कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन बिठा दिया और उनको 2 महीने का टाइम दिया, और उसका भी मिलता जुलता काम था कि तयन करें कौन इनको लाया, किसने पैसे दिए, क्या क्या लोग इसके पीछे कार फरमा थे। मगर उसकी रिपोर्ट आई थी, अगर आपको याद हो, उसकी रिपोर्ट आई है। नहीं, उसमें पेश नहीं हुए बहुत सारे लोग, लेकिन रिपोर्ट तो नहीं, अभी तो नहीं आई है। हाँ, अभी तो नहीं आई है। फैजाबाद कमीशन की बात कर रहे हैं ना? कमीशन की बात, फैजाबाद कमीशन रिपोर्ट की बात। हाँ। अब उसमें क्या हल निकाला गया, क्या तीर मारा गया, आप ये समझना चाहते हैं, को ये बताना चाहते हैं कि ये 6 जज साहिबान। मगर मरवत साहब ठीक बात कर रहे हैं आप। कमीशन तो मतलब वो कहते हैं ना कि वो कुएं में डालने वाली बात है कि कमीशन बना दो, JIT बना दो उसको, लेकिन फिर एक और तरीका है ना, हल क्या है? हल ये ना, और एंड वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पार्टी बन रही है? आप तो इस पे स्टेक होल्डर ही नहीं है। क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं। कैसे? क्योंकि उन जज साहिबान को सिर्फ PTI या इमरान खान से रिलेटेड केसेस पे जो है तकालीफ का सामना करना पड़ा है। ये तो उन्होंने किसी खत में नहीं लिखा। ये 2 साल के मामलात हैं। ठीक, 2 साल में हमारी केसेस आए हैं इनके सामने, और ये बेंचेस की निशानदेही भी कर रहे हैं कि बेंचेस किस तरह बनाए जा रहे हैं। उनमें से किसी एक जज ने भी खान साहब के खिलाफ फैसला दिया? जी हाँ, वो टीरियन केस का इसमें जिक्र है। सिर्फ एक केस का जिक्र है, बाकी तो उनके रिलीफ भी बहुत है। किसी और के केस का जिक्र ही नहीं है। सर उसमें रिलीफ भी बहुत है। नहीं, वो आप अगर आप उनके जजेस देखें, जजेस के फैसले, आप एक रिलीफ बता दें। मसलन ये जो रफत साहिबा ने दिया, इसमें 12 मई को, जो 9 मई के बाद जो गिरफ्तारियां ना करने का और किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने का फैसला है, वो आपके सामने इमरान खान साहब को। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये तो आपका मौक़िफ़ है। मैं तो जजों के पैरा बता देना किस जज साहब ने हमें कौन सा रिलीफ दिया है, इन ऑनरेबल जज साहिबान समेत। यानी
यहाँ इसका मतलब है कि उन्होंने दबाव तस्लीम किया? नहीं, हम तो ये समझते हैं, बल्कि मैं बहैसियत वकील ये समझता हूँ, इन जज साहिबान को, जज साहिबान बनने से पहले भी हम जानते थे, वकला थे, बड़े मुअज़्ज़ज़ वकला थे, और इनसे मेरी तवक्को ये थी कि जब ये अपने मुल्ज़िमान को भी जानते हैं, इनके काम में इतना ये सरायत कर गए थे और इंटरफेरेंस कर दी थी, तो बजाय इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते, खुद ही कंटेम्प्ट के नोटिस क्यों नहीं जारी किए? इनको चाहिए था कानून ने, ये बात दुरुस्त, अगर ये काम मैं करता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त, अगर आप खुद भी जज रहे हैं, अगर मैं ये काम करूं और उनको पता है कि ये शख्स जो है हमारे काम से रोकने के लिए रोड़े अटका रहा है, तो मुझे तो कंटेम्प्ट नोटिस जारी होगा। वाई समबडी एल्स शुड बी स्पेयर्ड? क्यों किसी दूसरे को छोड़ा जाए? और फिर वो ये कह भी रहे हैं कि हम शौकत अजीज सिद्दीकी जैसे बहादुर भी नहीं है। और दूसरी बात, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो फैसला है ना, उसने सारी मुश्किल पैदा कर दी है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो मौक़िफ़ रहा और जिस पे वो फिर तख्त मश्क बना, वो यही तो था कि वो अदालती अमूर में, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन में, मुकदमात के फ़ैसलों में एजेंसियों के किरदार के नाक़िद थे, और इसी को कंडेम किया था उन्होंने, और उन्होंने दुरुस्त कहा था। उस वक़्त भी मैंने इनके मौक़िफ़ की तायीद की थी। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल किया और यानी उनके मौक़िफ़ की तायीद, इनकी मौक़िफ़ की तायीद की और उनकी जबरी तौर पे हटाए जाने के अमल को इनवैलिडेट करते हुए इनको रिटायर्ड जज तस्वुर किया गया। इस फैसले से शौकत अजीज सिद्दीकी साहब विंडिकेट भी हुआ और उसका ये जो मौक़िफ़ था उसको इम्प्लाइडली दुरुस्त गर्दाना गया। तो लिहाजा इस फैसले ने तक़वियत दी इन जज साहिबान को कि वो भी आके इस बात वो भी आके, बल्कि उन्होंने कहा है कि फिक्स किया जाए, तायुन किया जाए उन किरदारों का जो शौकत अजीज और एक सिद्दीकी अहम साहब बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्यों ये इंक्वायरी जो है वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हो। हमारे सामने नज़ीरें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) में और अपेलेट जुरिस्डिक्शन में, और हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 में मुतअद्दिद मौक़े पे जुडिशल कमीशन खुद ही कायम किए हैं कि आर्टिकल 199 में भी हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो एक कमीशन मुकर्रर करे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अगर ज़रूरी समझती तो सुप्रीम कोर्ट अपने थी, क्योंकि ऑलरेडी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में आ चुका है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह जो कि सुप्रीम कोर्ट के सरबराह भी हैं, वो ये मसला उठा के सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रख दिया और फुल कोर्ट रेफरेंस हुई, फुल कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसको देखा है, तो क्या ही बेहतर होता। देखिए ये हो सकता है अभी फुल कोर्ट का भी आया नहीं है एलामिया, अभी फिर हो रही है लेकिन ये जो लॉ मिनिस्टर ने बात कर दी है तो इसका मतलब है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी बिल्कुल, उन्होंने मिसकॉन्डक्ट का भी कह दिया कि ये जजों के ऊपर जो है वो मिसकॉन्डक्ट भी हो सकता है। ये भी एक थ्रेट है देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से, लेकिन मैं उस पर हुकूमत से बात करूंगी। आपका मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अभी आप 6 अप्रैल को जलसा कर रहे हैं। मरवत साहब, ज़ाहिर है आप खुद बड़े मकबूल हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कारकुन आपकी तरफ देखते हैं। आपके ख्याल में आज मैं देख रही थी एक पोस्ट शहबाज गिल साहब की, शायद वो कह रहे हैं कि लॉयर्स के हाथ में ये मामला ना हो। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या आपको लगता है कि आपस की डिवाइड जो है वो इस तहरीक को जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं जलसे को मुतासिर कर सकती है? शहबाज गिल साहब ने क्या बयान दिया मुझे इल्म नहीं है। उन्होंने कहा है कि लॉयर्स के हाथ में ये मामला ना हो और मैं कोर कमेटी में ये मामला उठाऊंगा। तशरीफ ले आए, हम चश्मे बरा हैं, शहबाज गिल साहब तशरीफ ले आए हैं और साथी जो सामने आना चाहते हैं, और मैं बार बार ये कह चुका हूँ, और खान की नज़रें भी इन लोगों की तरफ हैं। वो चाहते हैं कि क़यादत आए, एहतजाज की क़यादत करें। आज आपकी मुलाकात हुई? आज हुई है मेरी मुलाकात। क्या उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस पे? खान एहतजाज पे बात हुई, यही ये जज साहिबान के लेटर पे बात हुई। इसके अलावा अभी खान साहब ने एक और कॉल दी है, 6 अप्रैल से कबल ये आने वाली इतवार को हम पेशावर में एक कदीमुशान रैली निकाल रहे हैं, और ये कैदी 804 और ये जज साहिबान के साथ यकजहती के तौर पे। ये जजेस के मामले पे उन्होंने आपको कुछ कहा है? क्या कहा है उन्होंने इस मामले के ऊपर? जज साहिबान के मामले पे वो कह रहे थे कि जिस तरह कमिश्नर पिंडी का वाक़या हुआ और वो नाकिद थे हमारे किरदार के, वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमिश्नर रावलपिंडी के जो वो शरबा इंकशाफात थे उनका PTI ने कोई सही इस्तेमाल नहीं किया, और वो टार्चर हो गया, उनसे बयान तब्दील करवाया गया और PTI कुछ नहीं कर सकी। और ये बात खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है।
हमने वो मौका ज़ाया किया। कौन जिम्मेदार है इसका? मखसूस नशिस्तों का मसला हो, बल्ले के चिन्ने का मसला हो, तकनीकी प्रॉब्लम्स हो, लीगल इशूज़ हों, कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में इस वक्त? बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़िम्मेदारी के ज़ुमरे में आती है। अब दूसरी बात जो सब तयन कौन करेगा कि जिम्मेदार? आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है सर, आपके इतने मखसूस नशिस्तें आपके हाथ से गई, उसका सेनेट के ऊपर असर पड़ा है, कोई तो जिम्मेदार होगा ना। तो ये जिम्मेदारी मुझसे तयन करवाएंगे तो वही सिलसिला दोबारा शुरू होगा जो अभी फ़िलहाल कुछ रुक गया है कि जी वो तो आपने रोका है ना। नहीं, मैं अब खान साहब को फिर भी आज भी बड़ी डिबेट हुई खान साहब के साथ। ये जो जज साहिबान का ये लेटर हैं, खान साहब ये समझते हैं कि ये अपनी नवीयत का अपनी मिसाल एक अनोखा अनप्रेसिडेंटेड है जिसमें और पाकिस्तान की वाकई हिस्ट्री में इस तरह कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस लेटर को एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इसके साथ अटैच है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे बयानी को इंडिकेट कर रहा है, दूसरी तरफ हर एक चीज़ के हवाले से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का हवाला दिया जाता है। फलां पे ये कहा गया, फलां पे ये लेटर लिखा गया, फलां जज साहब के साथ ये हुआ, फलां का ये अगवा हुआ, फलां के बेटे की वलीमे से रोका गया। ये तमाम वाक़यात कोई किसी वकील के साथ नहीं हुए हैं, किसी सियासतदान के साथ नहीं हुए हैं, बल्कि जजेस के साथ हुए हैं। और जजेस भी कौन? हाई कोर्ट के जजेस हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहिबान हैं। और जिन हालात में हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मेनेवर हैं, जिस तरह इलेक्शन चोरी हुआ, और अब जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहिबान जो हैं वो एक के बाद दीगर 3 केसेस में खान साहब को मेनेवर करके सजाएं दिलवाई गई जज साहिबान के जरिए। जब वो न टिक सके इस प्रेशर के आगे, तो ये एसी और डिप्टी कमिश्नर से ये तवक्को रखना कि ये टिक जाते और ये फॉर्म 47 जेली ये सारी चीज़ों को पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो ये बता रहा है। मैं आपको एक और मिसाल दूं। एक केस मैंने अर्गू किया शहरियार अफरीदी का। शहरियार अफरीदी पे 3 MPO लगता है, जेलम की डीसी से, फिर पिंडी की डीसी से, फिर इस्लामाबाद की डीसी से, फिर कुआट की डीसी से। तो बाबर सत्तार साहब के पास ये केस था, तो वो अपने ऑर्डर में भी लिखते हैं कि ये अजीब सी सिंक्रोनाइजेशन है और बड़ा सख्त ऑर्डर उन्होंने किया है बाय द वे। अच्छा, उन्होंने कहा ये अजीब है कि बिल्कुल आजाद फैसला किया उन्होंने, ये क्रेडिट तो बिल्कुल आजाद, यानी ये भी एक अनोखी बात हो गई है कि कोई जज आजाद फैसला करे। बिल्कुल वो कहते हैं कि बड़ी अजीब सी सिंक्रोनाइजेशन है कि जिस तारीख को डीसी कुआट की 3 MPO का ऑर्डर एक्सपायर हो रहा होता है, उसके एग्जैक्टली उसी दिन जो है जेलम के लोग आके उसके लिए ऑर्डर सर्व कर लेते हैं। जब जेलम का 3 MPO ख़त्म हो रहा होता है, वो ख़त्म खुद नहीं हुए, हर एक हमने अदालतों से। बिल्कुल सही बात है, मैं बस बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आपकी जमात कहाँ पे खड़ी है ना। असल बात तो ये कि जैसे इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है इस वक्त, जो क़यादत लीड कर रही है, जिस तरह से लीड कर रही है, वो भी बहुत सारे उस पर सवालात हैं। तो क्या वो क्या चाहते हैं और क़यादत को क्या करना चाहिए? मसलन आपका वज़ीर आला है, अब उसकी मजबूरी है, उसने मिलना है ना, उसने तो बात करनी है, उसने कारोबारे रियासत भी चलाना है। क्या उसके ऊपर ये प्रेशर डालना कि वो किसी के साथ ना मिले, किसी के साथ गले ना मिले, फ़ोटो सेशन ना करवाए, ये दुरुस्त प्रेशर है आपके ख्याल में? ये पॉलिटिकल प्रेशर? मैं ज़ाती तौर पर तो समझता हूँ कि इस तरह भी ना हो कि बिल्कुल जो है आप ये समझें कि वो मुखालिफ को आप अछूत समझना शुरू करें। वज़ीर आला की अपनी मजबूरियाँ हैं गवर्नेंस के हवाले से, सूबे के हवाले से। खान साहब को भी इन चीज़ों का इदराक हुआ और हमने उनको बताया कि ये मसाइल थे और उनको बहरहाल खान साहब जो हैं वो ये समझते हैं हमें 2 साल में, मैं आपको हानेस्टली बता दूँ, 2 साल में रियासत ने हमें खूब रगड़ा दिया है। कोई अखलाकियात, आपने भी तो रियासत को रगड़ा दिया है। मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, मैं वैसे बात कर रही हूँ। मसलन आप बताएं ना। मतलब आई मीन कि आपकी जमात की तरफ से रगड़ा 9 मई थोड़ा बड़ा रगड़ा था। 9 मई का इल्जाम आपकी जमात पे लगता है ना? 9 मई का तो बहुत बड़ा रगड़ा है ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। सबसे बड़ा रगड़ा ही 9 मई का है। आप हंस रही है, आप सच बोलने पे आ गई है तो हंसना आपने शुरू कर दिया है। देखिए अच्छा, असल रगड़ा ही 9 मई से शुरू होता है। वो पहले तो ये खुशखती चल रही थी। पहले तो आपकी भी बड़ी अच्छी मोहब्बत थी, पहले तो आपकी जमात भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें, बात हो रही है 2 सालों की। 2 सालों में आपने 9 मई की बात की, तो 9 मई पे इसको पे बिला शक व शुबा हम तस्लीम करते हैं कि बहुत बड़ा रगड़ा है। 9 मई का जो रगड़ा है और ये चूना लगाया गया है, वो एक
یہ اسرائیلی جو ہے نا جی یہ جب فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں نا ٹھیک تو وہ جناب علی جا کے ان کو مارتے بھی ہیں، دہشت گردی بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی کیس میں انہی فلسطینیوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اس کو جرنلزم کی زبان میں ایک منٹ نہیں، یہ بات ختم، اس کو جرنلزم کی زبان میں بلیک سوان ایونٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، ہمارے ساتھ 9 مئی کو بلیک سوان ایونٹ۔ میں لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، خان صاحب ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ خان بالکل نہیں بات کرنا چاہتے، کسی سے بھی نہیں؟ کسی سے بھی نہیں۔ وہ خان عبد کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے صدی کا ایک انقلاب 8 فروری کو متعارف کرایا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام جو ہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں جلد یا بدیر یہ قوم نکلے گی، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر ٹاؤن میں، اور سڑکیں جو ہیں وہ لوگوں سے بھری ہوں گی، احتجاج ہوگا۔ اس احتجاج میں یا انہوں نے قوم کا مینڈیٹ واپس کرنا ہے، ورنہ جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں نظام زندگی معطل رہے گا۔ بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے فوراً بعد، چھوٹی سی بریک ہے واقعی، عرفان صدیقی صاحب سے بات کریں گے کہ حکومت چاہتی کیا ہے اور پی ایم ایل این میں کیا چل رہا ہے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر ہیں، کالم نگار ہیں، سینئر صحافی بھی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سر آپ سن رہے ہیں کہ جو بھی ججز کا معاملہ ہے، کمیٹی بیٹھے گی، کمیٹی معاملات کو طے کرے، یا کمیشن بیٹھے گا۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، کمیشن جو ہے وہ اس کی رپورٹ تو پھر آتے آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ کھو کھاتے والی بات ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کسی انجام تک پہنچے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، جب ایک ایشو اٹھا ہے اور یہ ایشو کوئی معمولی ایشو نہیں ہے، 6 آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان سب کا ہمیں بہت احترام ہے، بڑے اچھے فیصلے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے سامنے آیا ہے، فل کورٹ 2 دن سے بیٹھی ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب مل کے آئے ہیں، اس کے بعد یہ پریس ٹاک ہوئی ہے، اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی دے رہی ہے، ہماری طرف سے موقف آ رہا ہے، تو اٹ ہیز بیکم اے بگ ایشو، ایک قومی ایشو بن گیا ہے۔ اب وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس قومی ایشو کا کوئی حل نکالا جائے، اور یہ بھی چاہتے ہیں جی کہ 24 گھنٹے کے اندر نکال دیا جائے، یہ لمبی بات نہیں ہونی چاہیے، کمیشن نہیں بننے چاہیے۔ اور پھر یہ عجیب و غریب دلیل آتی ہے جی کہ حکومت جو ہے، انتظامیہ خود ہی اس میں فریق ہے اور انتظامیہ خود ہی بنائے گی، تو بھئی کون بنائے گا پھر کمیشن؟ آپ کا آئین کیا کہتا ہے، آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ انکوائری کمیشن کون بنا سکتا ہے؟ 2017 کے ایکٹ کے تحت حکومت نے بنانا ہے، تو حکومت کمیشن بنا کے الگ ہو جاتی ہے، حکومت کمیشن کا حصہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے بے شمار کمیشن اس سے پہلے دیکھے ہیں، کمیشن کو باؤنڈ کر دیں کہ جی وہ 3 مہینے میں رپورٹ دے دے، 2 مہینے میں دے دے، 1 مہینے میں دے دے، اگر یہ بہت مصر ہے وہ 7 دن میں دے دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، جب ایک ایشو آتا ہے تو اس ایشو کو حل کرنے کے لیے، اس میں کوئی نتیجہ نکالنے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ وہ طریقہ کار نہ تو لیاقت باغ میں آپ طے کر سکتے ہیں، نہ پشاور میں ریلی کر کے آپ طے کر سکتے ہیں، نہ پنجاب کر کے طے کر سکتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا ایشو ان کے ہاتھ آ گیا ہے جس سے یہ کھیلنا چاہتے ہیں، جس طرح یہ سائفر سے کھیلے تھے، اب یہ اسی طرح اس سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ قضیہ حل ہو، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈول پٹتا رہے۔ اور ان سے ایک ہی سوال پوچھا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، ان ججوں نے، کچھ آپ کو پسند آئے ہوں گے، کچھ آپ کو نہیں پسند آئے ہوں گے، کیا یہ سارے فیصلے دباؤ کے تحت کیے ہیں؟ تو پھر تو ان کے 2 سال کے سارے فیصلے، چاہے وہ آپ کے بارے میں ہیں چاہے کسی اور کے بارے میں، معدوم کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں۔ کہیں جی ان 6 ججوں نے جو کچھ کیا تھا
प्रिज्यूमेबली इन्होंने दबाव के तहत किया था, एजेंसियों ने इनसे करवाया था या हुकूमत ने इनसे करवाया था। तो उन फैसलों की अहमियत क्या है, ये किस तरह का क्यास और बहरान पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया है। 6 जज साहिबान ने सर उनके जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन है। देखिए शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के ऊपर इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत हैं और सबूत के तहत उन्होंने बात की और उसके बाद 6 साल के बाद उनको इंसाफ मिला। ये जो जज साहिबान हैं इनके इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये हमेशा 2017 हो या 2024 हो, इनके इल्ज़ामात दूर होने चाहिए, वो कमीशन से हो या कन्वेंशन से हो, बहरहाल कन्वेंशन का मुतालबा है उनका, तो उनकी तरफ से क्या मुतालबात सामने आ सकते हैं? यानी ये मामला तो जजेस का है ना, किसी और जमात का तो नहीं है। ये इस मामले में दो राय नहीं है कि तयन होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 18 और 24 में फ़र्क ये है कि उस वक्त का एक जज खड़ा हो गया था, उसने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी नौकरी चली गई, वो 2 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, वो सब कुछ गंवा दिया इसने। इन्होंने कुछ नहीं गंवाया। जिस दिन इनके घर से या इनके कमरे से या इनके दफ्तर से या इनके बेडरूम से कैमरे निकले थे, ये आज की या कल की या 25 तारीख की बात नहीं है, महीनों की या शायद सालों की पहले की बात है। उस दिन क्यों नहीं बोले ये? अगले दिन आके उस जज का काम था कि जब बैठता अपनी चेयर पे तो कहता जी कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद मैं अपने इंसाफ की मसलत पे। उसने कुछ नहीं किया, किसी के बहनोई को पकड़ा गया, उसने कुछ नहीं किया, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो खामोशी से बैठ गया। आज ऐसा क्या है? आज ऐसा क्या हो गया? क्या ऐसा लगता है सर आपको मुहर्रिकात क्या लगते हैं? जी, मुहर्रिकात क्या है इसके पीछे? मुझे कोई देखे ना, मुहर्रिकात यकीनन कुछ ना कुछ है। देखें, एक मिसाल जो आपने कहा ना 2018 में, वो सीधी सीधी मिसाल है कि जिस दिन जज पे दबाव पड़ा उसने मामला वाशगाफ कर दिया कि जी ये इशू है। इन्होंने क्यों नहीं किया? ये सवाल उठता है ना, इनके कैरेक्टर, 2 सवाल उठते हैं। दूसरा ये है कि जिस इशू की बात आज कर रहे हैं, ये कोई 6 साल पहले उनके एक सीनियर जज ने उठाया था। इनमें से कोई साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? और फिर जब उसका केस चल रहा था, अब दलील ये दी जाती है, कल मैंने एक प्रोग्राम में देखा कि जो उस वक्त सिर्फ जो इस वक्त के सीनियर जज हैं कियानी साहब, वो थे, बाकी तो बाद में आए हैं। चले कियानी साहब नहीं बोले, ये बाद में आए हैं। ये बाद में आने वालों ने 5 साल ये तो देखा है ना कि किस तरह चक्की में एक उनका कुलीग पिस रहा है, किस तरह उस पर सवालों जवाब हो रहे हैं, किस तरह दर दर भटक रहा है, किस तरह वो इंसाफ के लिए कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा, किस तरह उसको किराए का मकान नहीं मिल रहा। कतकलावी माफ, ये उनसे ही तो हौसला लिया है उन्होंने। जज साहबान ने बार बार उस खत में लिखा है कि उनकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं, वो बहादुर थे, उन्होंने बात की है। मगर जेन्युइन मसला तो है सर ये मुदाखलत का। अगर ये बहादुर नहीं है, अगर ये बहादुर नहीं है, अगर ये बुज़दिल हैं, बहादुर का दूसरा जो मुतजाद है वो यही होता है ना, तो बुज़दिलों का ये काम नहीं है। ये तो बहुत ही कठिन काम है इंसाफ देना। और फिर ये सारे फैसले जो इन्होंने दिए हैं, इन पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, चाहे वो खान साहब के हक में दिए हैं, चाहे वो खान साहब के मुखालिफ दिए हैं। अगर वो सारे के सारे दयानतदाराना फैसले हैं तो फिर इनका इल्ज़ाम गलत है। अगर इनका इल्ज़ाम सही है तो इनके फैसलों पे सवालिया निशान आता है, और आइंदा भी आएगा। ये बात अभी डिस्कस नहीं हो रही, मैंने किसी प्रोग्राम में ये बात नहीं सुनी जो मैं कहने जा रहा हूँ कि ये 6 जज जिन्होंने ये मामला खड़ा कर दिया है, कल इनके सामने फिर केसेस आने हैं। कुल 7-8 जज हैं इसके, इन्हीं के सामने आने हैं ना। तो जब इनके सामने आने हैं तो 2 रास्ते हैं। खान साहब के हक में फैसला देंगे तो क्या असर होगा इनका, खान साहब के खिलाफ फैसला देंगे तो क्या असर होगा, क्या खिलाफ फैसला किसी दबाव के तहत आएगा, क्या उनकी हिमायत में फैसला ये सवाल तो बहुत अहम है, लेकिन उनको ये सवाल तो अहम है, लेकिन सर उनके पास तो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं कि वो सुन सकते हैं। या आपके ख्याल में आप ये कह रहे हैं कि उनको रिक्यूज़ करना चाहिए कि वो ये उनसे मुतालिक, खान साहब से मुतालिक ये 6 जज कोई मामला ना सुने? नहीं, रिक्यूज़ अगर करेंगे तो कौन सुनेगा? 7 या 8 जज हैं टोटल, 6 जज निकल जाएंगे तो सुनेगा कौन? इन्होंने एक ऐसा इशू खड़ा कर दिया, या तो ये कहें जी कि हमारे साथ ये हुआ है, हम इस पोजीशन में नहीं रहे कि मुकदमात सुन सके अहम, तो हम ये चाहते हैं कि जी हमारी जगह नए लोग आ जाएं, हम जा रहे हैं। या तो ये फैसला करें ना। ये अगर उन सीटों पे बैठे रहते हैं, मुकदमात भी नहीं सुनते, इंसाफ भी नहीं देते, तो फिर ये क्या रोल? और बुज़दिल भी हैं,
बहादुर भी नहीं है शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह। तो ये क्या है फिर? देखिए ना, जज का काम तो ये है कि मेरे ऊपर अगर ज़्यादती होती है और मैं जज की कुर्सी पे अगले दिन आके बैठता हूँ, तो मेरा पहला काम ये है कि जी रात को, और मैंने ऐसे जज देखे हैं, उन्होंने अगले दिन कह दिया जी कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा, मुझे सिफारिश आ गई है, मुझ पे दबाव। इसका मतलब ये है सेंटर साहब कि आप ये कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जन्म ले चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसका जल्द से जल्द इसको ठीक करना चाहिए, अदरवाइज इसका नुकसान इमरान खान साहब को भी होगा क्योंकि उनके मुकदमात लटकेंगे इस मामले पे। इसका देखें आसमा, मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी दयानतदारी से कह रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये मैं अपना नुक्ता नज़र दे रहा हूँ। जो पार्टी का नुक्ता नज़र है या हुकूमत का नुक्ता नज़र है वो तारड़ साहब दे रहे हैं, या दोनों तारड़ जो हैं वो इस पे अपने ख्यालात बता रहे हैं, पेशकदमी भी बता रहे हैं। मैं तो अपना नुक्ता नज़र दे रहा हूँ और मुझे वो नक्शा ये कार नज़र आ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। यानी ये 6 जज जो ये ख़त लिख चुके हैं जी हम पे दबाव है और उस दबाव की निशानदेही कर चुके हैं। मैं ये कह चुका हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तसल्ली बख्श होनी चाहिए, इत्मीनान बख्श होनी चाहिए, मबनी बार हक और सदाकत होनी चाहिए। ये बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये पोजीशन क्या लेंगे कल जब एक केस इनके सामने खुलता है तो ये इनके जहनों में सवाल नहीं, वो इंसान है ना, इनके जहनों में सवाल नहीं पैदा होगा कि यार हम क्या करें इसका। अगर हम खान साहब की ये दरख्वास्त रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि रिजेक्ट होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर कोई दलील नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो हमें कहेगा जी कि ये दबाव में आ गए। और अगर हम कबूल कर लेते हैं तो ये कहेंगे जी हम नहीं कहते थे कि ये सियासी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को शदीद मुश्किल में डाल लिया है और पूरी अदलिया को शदीद मुश्किल में डाल दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या फायदा सर? उनको क्या फायदा हासिल हुआ? आई मीन एक जेन्युइन जो उनकी शिकायत वो समझ रहे हैं कि उनको ये शिकायत है जी, नहीं उन्हें शिकायत है। देखे ना, एक फोरम होता है, जैसे मैं अगर एक ओहदे पे बैठा हूँ, एक मनसब पे बैठा हूँ, मैं एक कमेटी का समझ लीजिए कि सेनेट की एक कमेटी का चेयरमैन हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का, मेरा एक दायरा इख्तियार है। मैं उस दायरा इख्तियार को बरूए कार लाऊंगा कि एक यूनिवर्सिटी बननी है और मैं उस यूनिवर्सिटी के कवायद व ज़वाबित देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ कमेटी में, मैं कहता हूँ जी कि ये नहीं है, ये नहीं बननी चाहिए, ना HEC इसको रिकमेंड कर रहा है, तो मैं नो कर देता हूँ। मैं मुझ पे भी दबाव आ सकते हैं और आते हैं, सिफारिशें आती हैं बड़ी बड़ी, पेशकशें आती हैं बड़ी बड़ी, ये करोड़ों अरबों का काम होता है ये। लेकिन अगर मैं ये नहीं कर सकता और मैं चेयरमैन को ख़त लिख देता हूँ सेनेट को कि जी मैं तो ये नहीं कर रहा, ये मुझे दबाव आ रहा है जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन पर दबाव आ रहा है तो फोरम जुडिशल काउंसिल नहीं है, फोरम आप खुद हैं। आपको इख्तियार, आपने एक DC को नहीं तिगनी का नाच नचा दिया, इस्लामाबाद के DC को, कि तुमने ये क्यों किया और तुमने ये क्यों किया, उसको जेल आप भेजने के अहकामात आपने जारी कर दिए इसलिए कि वो DC है। अगर किसी और ने आपके साथ यही सलूक किया है तो आप क्यों नहीं उसको सामने कर? मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, वापस आएंगे। कुछ बात इरफान साहब से होगी कि अब PMLN का, हुकूमत का और इन सारे मामलात का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, पेश मंज़र क्या हो सकता है, ख़ुद PMLN के अंदर क्या सब अच्छा है। मियाँ नवाज शरीफ कहा जा रहा है कि मुतमईन नहीं है और मौलाना ने कल ये स्टेटमेंट दी है कि वो भी गम में मुब्तला हैं, वो भी मायूस नज़र आते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इरफान साहब से। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमें साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, अब थोड़ा पॉलिटिकल उसके ऊपर आते हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत आते ही सर मुंडाते ही औले पड़ रहे हैं और आते ही आपकी अपनी जमात के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि अब ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये कठपुतली हुकूमत है, ये पपेट है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या आप ये समझते हैं कि सबसे बड़ी अपोजिशन तो आपकी अपनी जमात है इस वक्त? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि हमारी जमात के किसी मोतबर आदमी ने ऐसी बात कही हो कि ये कठपुतली हुकूमत है, ये चल नहीं सकती। हमें मुश्किलात का अंदाज़ा है,
بے پناہ مشکلات ہیں، اور سر مڈاتے ہی اولے پڑنے والی بات ہم پہ پہلی دفعہ نہیں آئی ہے. ہم نے 2013 میں بھی جب سر مڈایا تھا تو اسی طرح اولے پڑے تھے، اور جب بھی سر مڈاتے ہیں ہم تو 2013 کا ذرا آپ گراف نکالیے نا، اس سے پہلے کہاں تھی بجلی کی پیداوار، کہاں تھی لوڈ شیڈنگ، کہاں کھڑی تھی مہنگائی، کہاں کھڑی تھی، اور جی ڈی پی ہمارا کہاں کھڑا تھا، اور فاٹف کی لسٹ میں ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ دیکھیں پھر ہم کہاں لے کے آئے اس کو. تو اب بھی اگر سر مڈاتے ہی اولے پڑے ہیں تو یہ اولے پڑتے رہیں گے، ہمیں پتہ ہے. اس وقت بھی 4-4 مہینے کے دھرنے ہم نے بھگتے تھے. دھرنا گروپ جو ہے وہ اب پھر سے اپنے پر تول رہا ہے، وہ یہی کام کریں گے. انہوں نے 26 سال یہی کام سیکھا ہے. اب انہیں ایک بہانہ ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس جنجنے کو بجاتے رہیں گے. لیکن ہماری پارٹی یکسو ہے، اور شہباز شریف صاحب کے اندر کمٹمنٹ ہوتی ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے ان کے اندر، تڑپ ہے، دیانتداری سے وہ کام کر رہے ہیں. ان کے جو کولیگز ہیں وہ دن رات لگے ہوئے، اور اگر سنسیئرلی دیکھا جائے، اخلاص نیت سے دیکھا جائے آسما، تو ملک جو ہے وہ مشکل کے اندر ہے. اس مشکل سے نکالنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی کبھی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں، کبھی آئی ایم ایف کے سامنے جا کے مظاہرے شروع کر دیں، کبھی آپ یہاں سے کل آج میں سن رہا تھا جی کہ خان صاحب ایک اور خط لکھنے والے ہیں سپریم کورٹ کو. یہ خطوط نویسی ہوتی رہے گی، دل کے پھولے پھوڑے جاتے رہیں گے. ملک کو آگے چلنا چاہیے. ہماری پارٹی یکسو ہے اس معاملے میں. صحیح، لیکن آپ نے جیسے آپ نے کہا مشکلوں سے حل کے لیے الیکشن سے پہلے آپ نے ایک پورا برانڈ، آپ میاں نواز شریف کا 4تھی بار وزیر اعظم کا انہوں نے آپ نے دکھایا، آپ نے بتایا لوگوں کو، اپنے ووٹر کو، کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے. وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. اور اگر آپ نے مولانا کو سنا ہو تو وہ یہ کہتے کل بھی نظر آئے کہ وہ بھی غم زدہ ہیں نواز شریف صاحب. کیا ہم یہ سمجھیں کہ واقعی نون میں سے شین نکل آئی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ جو جملہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. وہ وزیر اعظم نہیں بنے، یہ کہنا چاہیے. کیوں؟ وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے بالکل، اور وہ اگر نہیں بنے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اور انہوں نے اپنے ایک کونا مشق اور ایک مدبر سیاستدان کے طور پر دیکھا ہوگا کہ موجودہ حالات کے اندر ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر کیا میں بہتر رول کر سکوں گا، شہباز صاحب بہتر کر سکے. ان کا اپنا فیصلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپلشن تھی یا کوئی مجبوری تھی ان کی، یا ایسا تھا کہ وہ بننا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکے. ایک بات، مولانا فضل الرحمان صاحب کا تجزیہ جو ہے، وہ مولانا ہمارے دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، مربی ہیں، اور میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا. تو دونوں دوست ہیں، آپس میں مل بیٹھ کے انہوں نے کوئی بات اگر کی ہوگی تو شاید وہ دلداری کے لیے یا ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے کی ہوگی، وہ پبلک کے لیے تو نہیں کی ہوگی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں، میں ابھی 4-6 دن پہلے میاں صاحب سے بڑی 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات کر کے آیا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھی ہیں، وہ بڑے کمیٹڈ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ شہباز صاحب اور ان کے کولیشن پارٹنرز اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، یہ سارے لوگ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا ایک ہی نسخہ ہے. اور اگر اس نسخے کو ڈسٹرب کیا گیا تو ملک کے لیے مسائل ہوں گے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. نہیں تو آپ کے خیال میں پھر یہ حکومت چلتی رہے گی، یہ چل سکے گی؟ اور اس حکومت کو جیسے یہ چل رہی ہے، جس میں کہ وزیر خزانہ باہر سے ہیں، وزیر داخلہ باہر سے ہیں، ٹیکنوکریٹ زیادہ ہیں، اس میں مداخلت پہلے سے کہیں زیادہ کہی جا رہی ہے کہ ہے، تو کیا اس طرح سے ہی چلے گی حکومت پھر؟ ایک جس کیفیت میں آسما ہمارا ملک مبتلا ہو چکا ہے نا، جس طرح ایک مریض ہوتا ہے اور اس کو آپ ایک ایسی نہج پہ آ جاتا ہے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہتری کی صورت بھی نہیں پیدا ہوتی، تو ہم شام کو انجیکشن لگا لیتے ہیں، صبح کوئی حکیم سے معجون لے آتے ہیں، شام کو کوئی ہومیوپیتھک دوائی دے دیتے ہیں، تو سارے مل جل کے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں باہر اور اندر کا کوئی مسئلہ ہے. سارے پاکستانی ہیں، چاہے جو کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، کوئی باہر سے اپنی خدمات پاکستان کے لیے لے آیا ہے ہماری گزارش پہ وہ بھی پاکستانی ہے. تو ان چیزوں سے مبرہ ہو کے میرا خیال یہ ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ دیکھیں پاس پڑوس میں 600-700 ارب ڈالر پہ ان کے ریزروز بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہمارے ساتھ ہوتا تھا بنگلہ دیش 50-60 ارب ڈالر پہ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم کہاں ہیں؟ ہم 1-1 ارب کے لیے ادھر ادھر سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کشکول پھیلاتے ہیں. یہ چیزیں کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر درد کیوں نہیں پیدا کرتی؟
صحیح ہے، وہ کیوں ان چیزوں میں الجھے رہتے ہیں؟ عرفان صاحب، لیکن آپ پرانے ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے، بے شک جس طرح کا بھی سیٹ اپ ہوتا وہ بہتر طریقے سے چلا سکتے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کہاں سے ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، کوئی زیادتی نہیں ہوئی. یہ ایک تاثر یا ایک تصور پیدا کیا جا رہا ہے. نواز شریف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. میں جو آپ نے کہا، میں میاں صاحب سے یہاں آنے سے بھی پہلے، ابھی جب الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے تو لندن میں میری بڑی تفصیلی ملاقاتیں کئی دن ان سے ہوتی رہیں، تو میں بہت سی چیزوں سے آگاہ ہوں اور کسی مناسب وقت پہ بیان بھی کریں گے. لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ میاں صاحب اس وقت بھی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے لیے زیادہ پرجوش نہیں تھے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ زیادہ کامیاب ہوتے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب ناکام ہو رہے ہیں یا ان کی ایفرٹ میں کوئی کمی ہے، یا وہ جو ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک ایجنڈا ہے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے بڑی محنت اور کاوش سے ایک منشور تیار کیا ہوا ہے. وہ منشور ان کے پیش نظر ہے، پیپلز پارٹی کا منشور بھی ہے. یہ ایک مشترکہ، ایک دیکھیں نا، ایک کھائی میں پڑے ہوئے ملک کو نیچے سے نکالنا ہے. رسی پہ کسی کا ہاتھ پڑے گا، دوسرے کا پڑے گا، مل جل کے ہم قوت لگائیں گے تو آگے چلیں گے. ملک میں 2017 میں جو کچھ ہوا ہے اس کے نتائج ہمیں بہت دیر تک بھگتے ہیں اور بھگتنا پڑیں گے جب تک ہم یکسو ہو کے کام نہیں کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کی ایفرٹ میں کوئی کمی ہے یا ان کی نیت میں کوئی کمی ہے یا ان کے جو پارٹنر ہیں. باقی اب جب مل جل کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تک تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بنی. بہرحال ایوان صدر میں زردائی صاحب ہیں اور ایک سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی مفاہمت کے لیے رستہ نکالیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی گرینڈ ڈائیلاگ یا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو یا مذاکرہ مکالمہ، اس کا کوئی امکان موجود ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنی حکومت کا، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمارے لیے مشکلات بھی کوئی پیدا نہیں کی. وہ ہمارے ساتھ مل جل کے ہم کام کر رہے ہیں. اور جو دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں، یہ تو آسما اب اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اس پہ بات کرنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو ہاتھ بھی ملانا ہوتا ہے نا دوسرے آدمی سے، تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اپنا ہاتھ اپنی جیب سے نکالے تو یہ ہاتھ ملا سکتے ہیں، ورنہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ فضا میں کھڑا رہے گا. اب خان صاحب کی پوری ہسٹری آپ جانتے ہیں. 26 سال کی تاریخ میں آپ کو بھی سیاست پہ بڑی نظر ہے، پروگرام کر رہی ہیں ایک مدت سے. آپ مجھے بتائیے کہ ان 26 سالوں میں کوئی کمپرومائز کا، افہام و تفہیم کا، مروت کا، ڈیموکریٹک نارمز کا، صلح جوئی کا کوئی ایک واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے بتا دیجئے. آج بھی وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں کرنا چاہتے ہیں، ریلی کرنا چاہتے ہیں، قیدی 804 کو لے کے، اب یہ ججوں کا معاملہ لے کے، ابھی وہ کبھی سیٹل نہیں ہونے دیں گے اس ایشو کو. اس طرح پاناما نہیں ہونے دیا تھا، یہ بھی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ یہ تو ایک، مجھے تو وہ لفظ بار بار یاد آتا ہے جو سائفر پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم کھیلیں گے. یہ کھیلنے کے لیے ایک اور فٹ بال انہیں مل گیا ہے. وہ کھیلتے رہیں گے. وہ مفاہمت کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ ان کی جبلت میں ہے اور نہ حکومت کہے گی ان کو. لاسٹ کمنٹ سر. نہیں، ہم تو بار بار کہتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک پیشکش کی تھی، بھائی آپ اچھی خاصی تعداد میں آ گئے ہو، آپ حکومت بنا لو، اپنی بنا لیتے حکومت. پیپلز پارٹی نے ان کو پیشکش بھی کی تھی کہ ہمارے ساتھ بنا لو، نہیں بنائی. انہوں نے کہا چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. عرفان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت. لیکن گفتگو ناظرین آپ نے سنی ہے، فیصلہ آپ کا.